Hello and welcome to Physics Learning in Cythematics। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? लास्ट टर्न पे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब एक लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और किस तरह से जाती है? ऑब्लिकली, यानी कि वो जो उनका इंटरफेस है, सेपरेटिंग बाउंड्री जो है उस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जो पार्ट दूसरे मीडियम में एंटर करता है उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ए रेरर मीडियम। एक रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। तो इंसिडेंट रे है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाकी जो है ट्रांसमिट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। और इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीइंग लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है डेंसर मीडियम वाटर, और ये सेकेंड जो हमने लिया है रेरर मीडियम एयर। ये ए पॉइंट से रे जा रही है, ये पहली रे हम देख रहे हैं, ये तो स्ट्रेट जा रही है। कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन जो दूसरी रे हमने ली है ये कैसे इंसिडेंट है? ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, और ये एंगल कितना है? आई। तो ये जो रे जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी? ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, यानी कि ये एंगल आर बना रही है रेरर मीडियम में। ये ओ एन हमने O1N जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है इसका। ठीक है, और ये जो आर है दैट इज ग्रेटर देन आई। अब हम एक दूसरी रे लेते हैं। ये कैसे जा रही है? ये थोड़े से और बड़े एंगल पे जा रही है, यानी कि हमने ये आई डैश को बढ़ा दिया है। आई डैश इज ग्रेटर देन आई। ये जो आई डैश है वो आई से ग्रेटर है। तो क्या होगा? हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ जाएगा। तो अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश है वो आर से इंक्रीज हो जाएगा। ये जो आर डैश है वो आर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रे जो है और ज़्यादा बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर हम इस एंगल को और इंक्रीज कर दें, हमने इसको कितना कर दिया है? आई सी कर दिया है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब रे ऐसे जा रही है along द सरफेस। ठीक है, अब अगर हम इसको इस वैल्यू से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये हमने जो है इसको IC से भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो अब R तो मैक्सिमम पे चला गया है 90 पे, तो क्या होगा? ये रे जो है वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है, जब तक कि वो 90 नहीं हो जाए। और जब 90 हो जाएगा उसके बाद भी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? इट विल कम बैक इन द फर्स्ट मीडियम। इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर TIR। पहली कंडीशन क्या है? द रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। क्यों? अगर ये रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 भी कर दें तो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 से कम ही रहेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये डेंसर से रेरर मीडियम में
मूव कर रही है। और दूसरा कब होता है ये, जब द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया। ये जो IC था इसको हमने क्या बोला है, IC इज क्रिटिकल एंगल, वो एंगल जिसपे कि रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल को हम IC से या सिंपली C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फिगर में हम 3 कंडीशंस देख रहे हैं। पहली कंडीशन में क्या है, I इज लेस देन IC, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो IC से कम है। सेकेंड में I इज इक्वल टू IC, और थर्ड में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन IC। और तीनों ही केसेस में रे कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, तो पहले केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रे है रिफ्रैक्ट हो रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और ये जो एंगल R है दैट इज ग्रेटर देन I। अब हमने I को कितना ले लिया है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो इस केस में जो R है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। इट मीन्स रे जो है अलोंग द बाउंड्री मूव करती है। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना ले लिया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लिया है, तो क्या होता है, रे वापस जो है ऐसे जाकर फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये डिफाइन करती है किसको, क्रिटिकल एंगल को। कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस फिगर में भी हम देख सकते हैं ये स्लोअर मीडियम से फास्टर मीडियम में रे जा रही है। स्लोअर मीन्स डेंसर, जो ऑप्टिकली डेंसर, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करती है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। अगर स्लो स्पीड है तो उसको हम लिखते हैं डेंसर मीडियम है, और अगर फास्ट स्पीड है दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। तो ये रे ऑफ लाइट हमको दिखाई दे रही है कि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो IC के इक्वल जब एंगल हो जाता है क्रिटिकल एंगल के, तो रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, और इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इससे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। ये जरूरी है कि हर पेयर के लिए अलग होगा। अगर हमने वाटर और एयर लिया है तो उसके लिए कुछ और होगा, ग्लास और एयर लिया है उसके लिए कुछ और होगा, ग्लास और वाटर लेंगे उसके लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। और साथ में कंडीशन भी लिख देंगे हम, द रे शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और अगर IC से ज़्यादा होगा तो TIR होगा उसमें, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, अगर हम स्नेल्स लॉ यूज़ करें इसमें इस फिगर के लिए, तो हम लिख सकते हैं साइन I कितना है IC, और साइन R कितना है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और सेकेंड मीडियम कैसा है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन IC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, या हम लिख सकते हैं साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो हम किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो निकाल सकते हैं अगर हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हमको नेचर में दिखाई देते हैं, जिसमें कि एक है मिराज। मिराज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और कहाँ दिखाई देता है, ये हमको डेजर्ट्स में दिखाई देता है समर्स के टाइम पे, या फिर हाईवे पे भी दिखाई देता है समर्स के टाइम पे। होता क्या है इसमें कि डेजर्ट्स में हमको ऐसा दिखाई देता है कि बहुत दूर पे एक पानी का पूल है जिससे कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, या उसमें अगर कोई आसपास ट्रीज हैं तो हमको उनकी इमेज भी दिखाई देती है। लेकिन जब हम पास जाते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर हम हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो हमको गर्मियों के दिनों में जब बहुत तेज धूप होती है
तो हमको ऐसा लगता है कि सड़क पर आगे जो है पानी पड़ा हुआ है, पानी का पूल है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ भी कहीं भी पानी नहीं मिलता है। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मिराज। इसको समझते हैं कैसे होती है ये हम देख रहे हैं, ये एक रोड है और यहाँ पे एक ट्री है, ये ऑब्जर्वर है, और ये कब है, ये कब का टाइम है, जबकि एयर इज एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मतलब समर का टाइम नहीं है, पूरी एयर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो जो भी लाइट जा रही है उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो सीधी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन समर्स के दिनों में क्या होता है, दिस वन इज फॉर समर्स। ये जो रोड है इसके पास की जो एयर है वो जो है वार्म हो जाती है, धूप पड़ने से जो है ये ग्राउंड वार्म हो जाता है, ये रोड वार्म हो जाती है, तो एयर जो है यहाँ की वार्म हो जाती है, और ऊपर की एयर जो है वो कूलर एयर होती है, ठंडी होती है। यानी कि जैसे हम नीचे जाते हैं ग्राउंड की तरफ, वहाँ की एयर वार्म होती है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हॉट एयर का है दैट इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कूल एयर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ऊपर जो है वो डेंस है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और नीचे जो है दैट इज रेयर मीडियम। तो ये जो ट्री के टॉप से लाइट जा रही है वो कैसे मूव कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। ये डिफरेंट लेयर्स हैं एयर्स की जिनकी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो जैसे वो एक मीडियम से हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा। फिर अगली लेयर को क्रॉस करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन IC हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ एयर लेयर्स, तो जो है क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि रे ऐसे बेंड हो जाएगी वापस उसी डायरेक्शन में पहले मीडियम की तरफ, और फर्दर जो है और बेंड होती जाएगी तो हम यहाँ पर जो है ऑब्जर्वर तक पहुँच जाती है। तो जो ऑब्जर्वर दूर है उसको कैसे दिखाई देगी, इस पेड़ के यहाँ से रे आ रही थी और ये इसको अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को वापस पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो इसकी इमेज हमको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि आगे जो है यहाँ पर वाटर है जिसकी वजह से पेड़ की इमेज दिखाई दे रही है। जो ऑब्जर्वर पास होगा उसको नहीं दिखाई, जब हम पास आएंगे तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये रे में तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होगा। तो जब दूर होते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जब वो रे हमारे पास पहुँच रही है, कौन सी रे, जो कि टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमको पानी दिखाई देता है, और पास पास जब आते हैं तो हमको पानी नहीं मिलता है। इसी तरह से ये डेजर्ट का सीन दिखा रखा है ड्यूरिंग हॉट समर। सन से जो रे आ रही है, ये जो एयर के लेयर्स हैं इनकी डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ बढ़ रही है। तो वही सेम कंडीशन है, क्या होगी, रे बेंड होती जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन IC हो जाएगा तो ये रे जो है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो है ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है वाटर है, लेकिन जब पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दिस फिनोमिना is called mirage and it is due to total internal reflection. कुछ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जिनमें पहली क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा डायमंड जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। डायमंड्स आर नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस. Their brilliance is mainly due to the total internal reflection of light inside them. कैसे होता है, तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस, अगर हम एयर डायमंड का क्रिटिकल एंगल निकालें दैट इज वेरी लेस, कितना होता है 24.4 डिग्री, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है दैट इज 2.42। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे sin IC इज इक्वल टू 1/2.42, तो IC की वैल्यू निकालते हैं, इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री. So therefore once light enters a diamond, it is likely to undergo total internal reflection inside it.
जो भी रेज जा रही है ज़्यादातर रेज उनमें से जो है इस एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होंगी, और एक बार अंदर चली गई उसके तो वो जो है बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से डायमंड जो है स्पार्कल करता है। जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं वो ब्रिलियंट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो डायमंड कटर्स जो हैं वो इसके एजेस को इस तरह से काटते हैं कि जो है वो बहुत ही अच्छे से स्पार्कल करता है। उसको सुटेबली जो है काटते हैं ताकि उसकी लेयर में बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ये आप देख रहे हैं इसमें जो लाइट की रे एंटर हो रही है उसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसकी कटिंग इस तरह से है जिसकी वजह से डायमंड जो है वो बहुत चमकता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसके प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कहाँ यूज होते हैं? प्रिज्म डिजाइन टू बेंड light by 90 degree और 180 degree, make use of total internal reflection। ये जो है लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री बेंड करने के काम आते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं फर्स्ट केस में ये प्रिज्म कैसे होते हैं, राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस। दो साइड इनकी सेम है, यानी कि दो एंगल सेम है, एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों 45 डिग्री के हैं। तो हमने इस तरह से रखा हुआ है कि ये जो एक आइसोलेस जो इक्वल साइड्स हैं उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है। तो हम क्या देखते हैं, जो रे ए से जा रही है, बी से जा रही है, वो जब इस साइड पे इंसिडेंट होगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री। और हम इसका मटेरियल इस तरह से चूज करते हैं कि क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, किसके लेते हैं, ग्राउंड ग्लास के या फिन ग्लास के। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज लेस देन 45 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, ये लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री टर्न हो जाएगी। तो जो भी रेस के इस फेस के परपेंडिकुलर आ रही हैं वो 90 डिग्री बेंड हो जाएंगी। कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको, पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप याद होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ये पेरिस्कोप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें यहाँ पर हम मिरर्स लगा देते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे हम मिरर्स लगाते थे। क्या करते थे, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम आते थे। यहाँ से जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होती थी 90 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन मिरर्स जो हैं वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम ये प्रिज्म यूज़ करें तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कुछ भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, सारा पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लाइट को 180 बेंड करने के लिए इसी प्रिज्म को दूसरे एंगल पे रख के, यानी कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो फेस कर रहा है इधर ऑब्जेक्ट की तरफ, तो जो रे जा रही है आप देख रहे हैं स्ट्रेट जा रही है। ये यहाँ पर जब इस फेस से टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 45 डिग्री, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो वो सीधी ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये एंगल जो है दोबारा से 45 डिग्री होगा, तो ये दोबारा से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रे जो है कितनी डिग्री बेंड हो गई, 180 डिग्री। तो इस तरह से ये रेस को 180 डिग्री बेंड करने के भी काम आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा The prisms also used to invert images without changing their size। इसमें आप देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज को इन्वर्ट कर दिया है विदाउट चेंजिंग द साइड। जो टॉप से रे जा रही है, अभी यहाँ पर तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा इसमें, ये बेंड हो जाएगी ऐसे। और जब ये इस फेस पे स्ट्राइक करेगी, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, और कैसे, दिस एंगल इज ग्रेटर देन IC। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये बाहर ऐसे निकल जाएगी। जो दूसरी रे आ रही है बॉटम से, उसमें भी सेम यही होना है, ऐसे वो रिफ्लेक्ट होगी, बेंड होगी। फिर इसका जो एंगल है इंसिडेंस का वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद ये इस रे से, इस स्पेस से बाहर निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो बी से रे जा रही थी बी डैश पे आ रही है, जो ए से जा रही थी वो ए डैश पे, यानी कि इसकी इमेज जो है इन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसके लिए भी यूज होते हैं। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स, जिनको हम लाइट पाइप भी कहते हैं। क्या होते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर्स? ये पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि दो मटेरियल से मिलके बने होते हैं। जो इनर मटेरियल होता है उसको हम कोर बोलते हैं,
और ये जो आउटर मटेरियल है दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। ठीक है, और हम ये मटेरियल्स इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है दैट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। जो बाहर का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जो अंदर का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। तो क्या होगा, व्हेन ए सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड, जब लाइट एक एंड से एंटर करेगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये कैसे मूव कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, और इसका जो क्रिटिकल एंगल है, जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन IC। इस तरह से इस एंगल पे अगर मूव कर रही है तो क्या होगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। जब ये यहाँ स्ट्राइक करती है अगेन ये डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है, और ये क्रिटिकल एंगल इज अगेन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इट suffers repeated total internal reflections along the length of the fiber and then comes out from the other end। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद जो है ये अगले एंड से बाहर निकल जाती है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड सच दैट लाइट रिफ्लेक्टेड एट वन साइड ऑफ द इनर सरफेस स्ट्राइक्स द अदर्स एट एंगल लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं कि जो है जितनी बार भी लाइट स्ट्राइक करेगी सरफेस को उसका एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। एंड इवन इफ द फाइबर इज बेंट, अगर फाइबर स्ट्रेट भी नहीं है, मुड़ा भी हुआ है, ये बेंड है, देन ऑल्सो लाइट कैन इजिली ट्रेवल टू इट्स लेंथ एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज एन ऑप्टिकल पाइप या लाइट पाइप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बीच का मटेरियल कोर और क्लैडिंग जिसमें से कि लाइट जो है बार बार रिफ्लेक्ट होके जा रही है। यूजेस क्या है इसके, सबसे बड़ा यूज है इसका, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑडियो सिग्नल्स। जो कम्युनिकेशन में रेडियो सिग्नल्स या टीवी सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए ये यूज होते हैं, और फोन टेलीफोन सिग्नल्स के लिए भी यूज होते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन जो है, दे आर यूज्ड एज ए लाइट पाइप, लाइट पाइप की तरह यूज करते हैं। कहाँ पर, टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, मेडिकल सर्जरी के टाइम पे अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए हम लाइट पाइप की तरह ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। A small bulb is placed at the bottom of the tank containing water to a depth of 80 centimeter। ये एक वाटर टैंक है जिसमें कि वाटर कितनी डेप्थ तक है, 80 सेंटीमीटर तक। इसके जो बॉटम है यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ है। What is the area of the surface of water through which light of the bulb can emerge out? Refractive index of water is given. Refractive index of water with respect to air that is 1.33। तो इस बल्ब से जो लाइट जा रही है अगर वो स्ट्रेट जा रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। अगर वो किसी छोटे से एंगल पे जा रही है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, वो थोड़ी सी सरफेस से बाहर की तरफ या नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। अब दूसरी रे लें अगर हम, वो कितने एंगल पे जा रही है कि वो जो एंगल है इंसिडेंस का वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, IC के इक्वल है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री, ऐसे जाएगी ये। इसी तरह से इस साइड ड्रॉ कर सकते हैं हम ये कि जो रे जो है क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट है वो कैसे जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेगी। इसके आगे की रेज, अगर हम इसके बाद की रेज ड्रॉ करें जो ऐसे जा रही हैं, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन IC होगा, तो वो क्या होंगी, उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो वापस जो है ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमको जो लाइट दिखाई देगी वो इतने पोर्शन में से दिखाई देगी। ये जो पोर्शन बन रहा है इसमें से हमको लाइट दिखाई देगी, यानी कि ये जो लाइट कोन बनेगा इतनी लाइट हमको दिखाई देगी। तो हमको ये एरिया निकालना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है,
हमने इस पॉइंट को B ले लिया है, इसको A ले लिया है और इसको C ले लिया है। ये एंगल IC है तो ये एंगल भी IC होगा। एंगल ABC इज इक्वल टू IC। IC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इट मीन्स 1 अपॉन 1.33। इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.75, या हम लिख सकते हैं साइन IC दैट इज इक्वल टू 3/4। हमको चाहिए इस जो रेड सर्कल दिखाई दे रहा है इसका हमको एरिया चाहिए, यानी कि हमको ये रेडियस चाहिए इसकी, ये रेडियस R। लेट AC इज इक्वल टू R। तो हमको ये रेडियस चाहिए, अगर ये रेडियस मिल जाएगी तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC अगर हम 10IC लिखें तो 10IC कितने का, किसके इक्वल होगा, AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB, या हम लिख सकते हैं R अपॉन बेस। 80 सेंटीमीटर है ये, इसको हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर। इट मीन्स R इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10IC, इतना होगा। और हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। इट मीन्स 3.14 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.8 और 10IC इसका स्क्वायर, मीन्स 3.14 इंटू 0.64 इंटू 10 स्क्वायर IC। और अगर हमें साइन पता है तो हम 10 निकाल सकते हैं। हमें साइन पता है कि तो 10 कैसे निकालेंगे, ये है, ये अगर IC है और हमारे पास साइन IC है 3/4, इट मीन्स दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो ये साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास √7। तो 10IC कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन √7। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू 0.64 इंटू 10IC का स्क्वायर, यानी कि 3/√7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे वी विल गेट 2.58 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है हमको, इतने में से लाइट इमर्स होगी और बाकी लाइट जो है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।